न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग देख रहे थे। पॉइंट सब सारा याद है आपको? बोल भाई, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है बताओ जरा। न्यूक्लियस का साइज बिना नोटबुक खोले हुए, न्यूक्लियस का साइज कितना? बोल अर्चित। ध्वज बोल भाई। तो r naught into a to the power 1/3, okay, where r naught is what? 1.2 femtometer, okay। यहां से बेटा हम लोगों ने देखा था कि कोई भी न्यूक्लियस हो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ओके। सभी न्यूक्लियस जो भी हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो भी है, सबके न्यूक्लियस का डेंसिटी अलग अलग नहीं होगा। सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी, ओके। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बता भाई, सारे एलिमेंट्स का क्या डेंसिटी सेम है? डेंसिटी नहीं, सबका अलग अलग है। लेकिन न्यूक्लियस की डेंसिटी बेटा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी सबकी क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का डेंसिटी होगा वही हीलियम के न्यूक्लियस का होगा, ठीक है। वही लिथियम के न्यूक्लियस का होगा, सबके न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम होगी, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियस को जो बांध के रखता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। किस फोर्स के थ्रू? बाय न्यूक्लियर फोर्स, है ना। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है या लॉन्ग रेंज? वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, जो एक्टिव कब होगी? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज इन द ऑर्डर ऑफ फेम्टोमीटर, ओके। फेम्टोमीटर के ऑर्डर में होगा तभी ये एक्टिव होगा। और विद इन न्यूक्लियर रेंज, इस फेम्टोमीटर वाले डिस्टेंस को बेटा न्यूक्लियर रेंज कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रेंज के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स, ओके। वो 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर फोर्स कम होती जाएगी और बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होती है, ओके। हाँ आदित्य, क्या बोल रहे हो? चलिए देखेंगे इसको, असाइनमेंट वाला। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स क्या सेंट्रल फोर्स होता है या नॉन सेंट्रल फोर्स? याद कीजिए, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? नॉन सेंट्रल फोर्स, याद है ना सबको? ठीक है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है? यस और नो? तो नहीं, ठीक है। दो प्रोटॉन्स हो, दो न्यूट्रॉन्स हो, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, ठीक है, सबके बीच न्यूक्लियर फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा, अगर सेपरेशन उनके बीच क्या हो? सेम हो, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या स्पिन पे डिपेंड करता है? यस और नो? न्यूक्लियर फोर्स क्या स्पिन पे डिपेंड करता है? तो यस करता है। बताओ किस केस में ज्यादा फोर्स होगा? सेम स्पिन वाले केस में या अपोजिट स्पिन वाले केस में? सेम स्पिन वाले केस में, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर पैरेलल स्पिन हो गया तो उस केस में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगी, एंटी पैरेलल स्पिन के केस में न्यूक्लियर फोर्स कम होगी, ओके। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस के अंदर भी वैसे ही बेटा अरेंज होते हैं न्यूक्लियॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ओके। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास बेटा एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उनका भी बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस को फॉर्म करने पे कितना एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, ओके। या फिर इसी को बोल सकते हैं कि कोई न्यूक्लियस अगर ब्रेक हो जाए इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, तो उस केस में क्या होता है कि एनर्जी जो आपका रिलीज होगा, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, ओके। क्या आया था मैं बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था बताइए? कोई भी एलिमेंट है x जिसका मास नंबर a है और एटॉमिक नंबर z है, तो बताइए भाई बाइंडिंग एनर्जी का क्या आया था? बाइंडिंग एनर्जी मास एनर्जी रिलेशनशिप से जो भी मास में डिक्रीमेंट हुआ वही एनर्जी कहां चली जाएगी? एनर्जी के फॉर्म में, ओके। मतलब जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ एक्स
into c², ओके, दैट इज योर व्हाट बाइंडिंग एनर्जी। और इसी को बेटा अगर आप लिखोगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये सारे पॉइंट्स को देखे थे, आज हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स भी देखा था, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो वो क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ओके, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है वो किससे पता चलेगी? बाइंडिंग एनर्जी से या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स से? बताइए, स्टेबिलिटी किससे? पर न्यूक्लियॉन्स से। वेरी गुड, ठीक है, तो पर न्यूक्लियॉन से पता चलेगी, बाइंडिंग एनर्जी से नहीं। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, और कम है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कम है, ओके। और स्टेबल रीजन में कैसे आएगा? जो इधर साइड वाला है वो फ्यूजन करेगा या फीजन करेगा? जो लेफ्ट साइड में ग्राफ देखा था ना इस तरीके से, तो जो लेफ्ट साइड में है वो क्या करेगा भाई? लेफ्ट साइड वाला वो फ्यूजन करेगा, ठीक है, लाइटर न्यूक्लियस कंबाइंड होके एक हेवियर न्यूक्लियस बनाएंगे। और जो राइट साइड में है वो सब क्या करेंगे? फीजन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। अब देखिए बेटा, किसी भी रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू क्या होता है? क्यू वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था क्यू वैल्यू के बारे में भी, इसको आज हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्यू वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है। तो देख भाई, कुछ नहीं है, क्यू वैल्यू सिंपल सा है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रही है, ओके, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ उस रिएक्शन में या कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, दैट इज नोन एज क्यू वैल्यू ऑफ दैट न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके। बेटा क्यू वैल्यू केमिकल रिएक्शन में भी होता है, बात वही है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ या कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, दैट इज नोन एज क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है A plus B, for nuclear reaction, A plus B is equal to C plus D। अगर A और B मिलकर C plus D बना रहे हैं तो इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई, दैट एनर्जी इज नोन एज क्यू वैल्यू, ठीक है। तो क्यू वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी released or absorbed in a nuclear reaction is known as Q value of the reaction, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब बताइए क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू C², ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट, और ये दोनों क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू C²। तो बेटा ये है आपका क्यू वैल्यू। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना? दिस इज इक्वल टू MA प्लस MB माइनस MC प्लस MD इंटू C² की जगह लिख देते हैं 931.5 MeV, ओके, इतना लिख दो, ठीक है। दिस इज योर क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। अब बताओ इसको बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में क्या लिखोगे? बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में मान लो कि मास ना देके बाइंडिंग एनर्जी दिया हो, तब कैसे लिखेंगे? तो बेटा इसको ऐसे सोचो ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कितना एनर्जी रिलीज होती है अगर कोई न्यूक्लियस फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे ए एक न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस बी है, ठीक है।
तो यहाँ पे हाँ मास तो चेंज होता है बेटा, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में याद रखिए क्या मास कंजर्व रहता है? नहीं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में रहता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं रहती है। तो यहाँ पे बेटा ए और बी है और वो बन गया सी और डी। तो बताइए बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में अगर सोचा जाए तो बेटा ए टूटा, ए को तोड़ने में मुझे कितना एनर्जी चाहिए? बीई ए। ओके, बी को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी के बराबर। ठीक है, सी अगर बना है तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा? सी बना है बेटा, तो सी बना होगा तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा? दैट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी। और डी अगर बना है तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा? दैट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी। तो बताइए अगर बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में बोला जाए तो आप क्या लिखोगे क्यू वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? बताइए क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलिए। जैसे मास के टर्म में क्या आया? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बेटा हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज नोन एज क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन। समझे बात को? क्लियर हुआ ये पॉइंट? बस ये सोचो ना, सी और डी बनने से एनर्जी रिलीज हुआ तो इतना एनर्जी मान लो मिला आपको, ऐसा सोचो इतना एनर्जी मिला। ए और बी को तोड़ने में इतना एनर्जी चला गया, तो जो बाकी एनर्जी है वही ना हीट के या रेडिएशन के फॉर्म में निकला होगा, जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं उस रिएक्शन का? क्यू वैल्यू। ओके, तो क्यू वैल्यू को बेटा याद रखिएगा, मास के टर्म में लिखोगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। और अगर बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इसके बाद केमिस्ट्री में बेटा आपने पढ़ा होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो। ओके, दैट इज योर एक्सोथर्मिक। और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है दैट इज योर एंडोथर्मिक। तो यहां पे भी बेटा इफ Q is greater than 0, the nuclear reaction is exoergic। exoergic, ठीक है, या एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं। और इफ Q is less than 0, the nuclear reaction is endoergic। endoergic, ठीक है, एंडोअर्जिक बोलो या एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। तो लिख लो भाई इसको। हो गया? हो गया भाई सबका? गीतेश,
ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अर्ज भाई नाम है अर्ज का मतलब कि अर्ज किसका यूनिट है बेटा बताओ? एनर्जी का है कि नहीं? सीजीएस यूनिट। ओके, तो इसको एक्सो अर्जिक बोला गया और इसे एंडो अर्जिक बोला गया। ओके, अब बताओ बेटा, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रही है तो उस केस में क्या क्या पॉइंट सब ध्यान रखना है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए? ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व रहेगा? यस और नो? तो नो। ठीक है, मास कंजर्व नहीं रहेगा। जो मास में चेंज हो रहा है वही किस में बदल रहा है? एनर्जी के फॉर्म में। तो मास कंजर्व नहीं रहेगा। बताइए एनर्जी क्या कंजर्व रहेगा? एनर्जी, हेमंत क्या बोल रहे हो? एनर्जी बेटा कंजर्व रहेगी। भाई एनर्जी कंजर्वेशन तो हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, एनर्जी बेटा कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। समझे बात को? तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ओके, ये बताओ मोमेंटम क्या कंजर्व रहेगी? मोमेंटम, तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगी। ओके, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है। ए और बी बेटा कंबाइंड हुआ और सी और डी में बन गया। ओके, तो यहाँ पे ये सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कुछ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए को मैंने बॉम्बार्ड किया है। जैसे ए मान लो अल्फा पार्टिकल है, बी मान लो कोई न्यूक्लियस है किसी का, मान लो यूरेनियम है, बी मान लो यूरेनियम है और ये अल्फा पार्टिकल है, इससे मैंने इस पे बॉम्बार्डमेंट किया। तो बताओ भाई, बिल्कुल ये सोचो कि एक स्फेयर है दूसरे स्फेयर से टकरा रहा है, कॉलिजन वाला केस, जैसे कॉलिजन में देखते थे। ठीक है, तो वही बात है कि टोटल बेटा आपका मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, याद रखिएगा। तो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगी। ओके, क्योंकि सिस्टम बेटा आइसोलेटेड है। सिस्टम पे ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है। तो आपको पता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क नहीं है सिस्टम पे तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी कि नहीं? ठीक है, तो ये पॉइंट सब ध्यान रखिएगा। तो लिख लोगे बेटा पॉइंट, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, लिखिएगा पॉइंट, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, पहला पॉइंट, द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। गरिमा ग्रेविटी की क्या बात कर रहे हो? यहां पे ग्रेविटी का कोई बात होगा? ग्रेविटी का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन को ग्रेविटी से क्या लेना देना है बेटा? इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, पहला पॉइंट, टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, दूसरा पॉइंट, टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, टोटल मोमेंटम भी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। और तीसरा पॉइंट, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, सारा टोटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा? तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, फिर से पॉइंट बता दूं।
इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, पहला पॉइंट टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, दूसरा पॉइंट टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, और तीसरा पॉइंट टोटल एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। ओके, तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सारा कुछ एप्लीकेबल होगा। अब देखिए सीआरक्यू पे आओगे, सीआरक्यू का क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आ जाए भाई 5 पे, देख क्या बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन प्लस लिथियम, प्रोटॉन प्लस लिथियम 7 वाला है, ठीक है। वो बन रहा है बेटा 2 हीलियम में, 2He, ठीक है, 2 हीलियम में बन रहा है। मतलब लिथियम पे अगर प्रोटॉन से मैं बॉम्बार्डमेंट कर रहा हूं, लिथियम पे अगर प्रोटॉन से मैं बॉम्बार्डमेंट कर रहा हूं, तो बेटा ये किस में बदल रहा है, हीलियम में। सोचिए। ओके, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है क्यू वैल्यू, और पूछ रहा है कि वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक। तो बेटा पहले क्यू वैल्यू निकाल लो। तो क्यू वैल्यू क्या लिखिएगा बताइए, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, अभी जस्ट देखे हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ Li माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ हीलियम इंटू 931.5 कर दीजिए, किसमें आ जाएगा ये, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बताइए भाई कितना आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है कितना भाई, मास ऑफ हाइड्रोजन जो दिया हुआ है वही बेटा प्रोटॉन का ले लोगे, तो ये हो जाएगा 1.007 825। मास ऑफ आपका लिथियम दिया हुआ है कितना, 7.016004, जो दिया हुआ है पूरा एग्जैक्ट पुट करोगे, ठीक है, -2 इंटू मास ऑफ हीलियम। बताइए भाई मास ऑफ हीलियम कितना दे दिया, 4.002603 EMU में है, ठीक है, इंटू कितना कर दोगे, 931.5। बताइए भाई कितना आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेट करके बोलो तो। निगेटिव आ रहा है क्या अश्विन? ठीक है, बिल्कुल सही बोले अनिमेश। तो ये आ जाएगा आपका 17.35 के आसपास, ठीक है। तो Q वैल्यू इसका आ रहा है बेटा 17.35, सही से कैलकुलेट करोगे तो आएगा इतना, 17.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ओके, तो बताइए इसका Q वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है क्या कि पॉजिटिव आ रहा है? तो देख लो पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। तो रिएक्शन इज व्हाट, नॉट इंडोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लो।
हो गया? ठीक है, चलिए। तो इसी सब टाइप का बेटा बस बाइंडिंग एनर्जी, क्यू वैल्यू, इन सब पे न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछेंगे। और नेक्स्ट जो है वो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्या बोल रहा है? इन अ फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, मतलब दो लाइटर न्यूक्लियस कंबाइंड होके एक हेवियर न्यूक्लियस बना रहा है। इन अ फ्यूजन रिएक्शन, देख लो भाई, हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम है। ठीक है, 1H2 है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन नहीं, ड्यूटेरियम। तो बेटा दो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस कंबाइंड होके एक आपका क्या बन रहा है? हीलियम। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया हुआ है H12 प्लस H12, ये मिलके आपका बन रहा है He23 प्लस न्यूट्रॉन 01। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व रहेगा कि नहीं, ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जितने रिएक्टेंट्स के होंगे उतने प्रोडक्ट के होंगे कि नहीं, तो होगा। ओके, तो वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो कंजर्व रहेगा हमेशा। 2 2 4, 3 1 4, देख सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो लिख लोगे बेटा वहां पे जहां पे लिखवाए थे ये पॉइंट सब, उसमें एक और ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिए पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। लिख लोगे उसमें पॉइंट, इन न्यूक्लियर रिएक्शन, लास्ट पॉइंट लिख लोगे, total number of nucleons will remain conserved, total number of nucleons will remain conserved। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कंजर्व रहेगा। और कार्तिक, क्या हाल चाल है? कार्तिक लोहानी, बढ़िया। आयुष तू बता भाई। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये दो बेटा ड्यूटेरियम है, ये मिलके एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है। अब पूछ रहा है यहाँ पे, मास सबका दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है इफ 1 kg ऑफ ड्यूटेरियम अंडरगो कंप्लीट फ्यूजन, 1 kg है हमारे पास ड्यूटेरियम का, तो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी रिलीज, कितना टोटल एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो क्या सोचोगे बेटा इस क्वेश्चन में, बताइए, सोचिए, आप खुद सोचिए कि यहाँ पे दो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस कंबाइंड होके हीलियम बना रहा है, और साथ में बेटा एनर्जी रिलीज हुई होगी जिसको क्यू बोल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे बताइए, सबसे पहले एक रिएक्शन का, एक सिंगल न्यूक्लियर रिएक्शन का क्यू वैल्यू निकाल लीजिए, एक सिंगल का। ओके, एक सिंगल का आप क्यू वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो गया एक न्यूक्लियर रिएक्शन का। अब ये बताइए आपके पास कितना ड्यूटेरियम है? 1 kg, 1 kg है, तो बेटा 1 kg ड्यूटेरियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये आप निकाल लोगे, बताइए। 1 kg ड्यूटेरियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये निकाल सकते हो कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेरी गुड आकाश, सही बोल रहे हो। तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 kg है, और ड्यूटेरियम का मास क्या होगा? 2 लोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1000/2, 500। तो 500 आपके पास ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है। कितने हैं? 500। ओके, अब बताइए, दो ड्यूटेरियम मिलके रिएक्शन कर रहा है, तो आपके पास कितने पेयर हो गए? 500/2 मतलब 250। ओके, तो बस वही करो। तो बताइए, फॉर अ गिवन रिएक्शन क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले क्यू वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्यू वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? क्यू वैल्यू यहाँ पे तो कितना लिख दोगे? दिस इज इक्वल टू मास 2 इंटू मास ऑफ H12, ठीक है, माइनस मास ऑफ He
23 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन 01 इंटू 931.5, ये करना है। ओके, तो कितना आ गया? तो Q वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा, पुट कर दो बेटा वैल्यू यहाँ पे। तो Q वैल्यू जो है आपका ये आ जाएगा 2 इंटू मास ऑफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई? 2.015, 2.015, ठीक है, माइनस मास ऑफ हीलियम भी दिया हुआ है आपको 3.017, 3.017, ठीक है, और न्यूट्रॉन का भी दिया हुआ है माइनस 1.009 इंटू 931.5। तो बोल भाई कितना आ रहा है ये कितना आ जाएगा बेटा? करो तो इसे, तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 3.724, 3.724 MeV। ओके, इतना आ जाएगा। तो Q वैल्यू आपका आ गया बेटा। मास कहाँ कंजर्व किए हैं? हद कर रहे हो आदित्य, मास कहाँ कंजर्व किए हैं भाई? मास चेंज हुआ है तभी ना इतना एनर्जी रिलीज हुआ है। बताओ, इसका मास इन दोनों को जोड़ के जो मास है वो इन दोनों के मास से ज्यादा है, तभी ना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा MC² लगाए हैं, है ना? तो मास कहां बेटा कंजर्व कर रहा है यहाँ पे आदित्य, बताओ जरा। M सेम लिया, किसका M सेम लिए? अरे भाई दो है तो दो, 2 इंटू M नहीं करोगे? कितना है ड्यूटेरियम? 2 है ना? तो कितना मास दिया हुआ ड्यूटेरियम का देख, 2.015। तो बेटा ये आपका आ गया 3.724 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आपका आ गया Q वैल्यू। ये एक रिएक्शन से आया है। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? बताइए नाउ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्यूटेरियम बताइए। स्मॉल m अगर करूं, दैट इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। मास बेटा आपको दिया हुआ 1 kg है, मतलब 1000 ग्राम, ग्राम में करोगे डिवाइडेड बाय इसका 2 ग्राम होता है तो 500, तो 500 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 500। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ड्यूटेरियम, बताइए भाई नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? N इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? केमिस्ट्री है थोड़ा सा, मोल कंसेप्ट। तो बताइए कितना हो जाएगा? 500 गुने 6.02 इंटू 10⁻23, इतना हो गया बेटा नंबर ऑफ एटम्स। अब बताइए दो न्यूक्लियस मिलके, दो न्यूक्लियस मिलके ना ये रिएक्शन कर रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा? सो टोटल एनर्जी रिलीज क्या बोलोगे? सो टोटल एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 2 करोगे, क्यों करेंगे? समझ में आई बात? क्योंकि दो मिलके रिएक्शन कर रहा है तो इतना टोटल है, तो इसमें से जोड़ा कितना बनेगा? बाय 2 कर दो। और एक रिएक्शन से आपको पता है इतना रिलीज कर रहा है, तो बताओ इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.724 से, ठीक है? बताइए भाई कितना आ रहा है टोटल एनर्जी? बताओ जरा कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है? ठीक है आदित्य, वेरी गुड। तो कितना आ रहा है बेटा? 5608।
5.61 इंटू 10⁻26। ठीक है, और किसी का आंसर आने दे भाई, और कोई बताओ। ओके, 5.6 इंटू 10⁻26। ठीक है, चलो 5.6 ऑलमोस्ट यही आएगा। ये बेटा किसमें है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, इतना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? हो गया। समझे ना क्वेश्चन को? तो ऐसे ही बेटा क्वेश्चन सब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन का पूछ देगा कि कोई दो न्यूक्लियस है, वो कंबाइंड होके कोई नया न्यूक्लियस बना रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। दे देगा कि इतने हैं हमारे पास, टोटल इतना है, बताइए कितना एनर्जी रिलीज होगा। अब इसी को बेटा अगर जूल में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? मान लो कि आंसर जूल में दिया हो, तब क्या कीजिएगा? तो जूल में देने के लिए क्या करोगे? मेगा है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19, और मेगा का मतलब 10⁻6 हो गया। तो 1.6 इंटू 10⁻−13 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो वो किस में आ जाएगा बेटा? आपका जूल में आ जाएगा। और जूल में अराउंड ये वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻13। 9 इंटू 10⁻13 जूल। ओके, समझे ना? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 1.6 इंटू 10⁻−13 से। ओके, -19 से नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेगा है बेटा। ओके, मेगा का मतलब क्या हुआ? 10 टू द पावर कितना? ओके, तो इसलिए 10⁻−13 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए इसको रब कर दो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख बेटा क्या बोल रहा है। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन ऑफ नियॉन, नियॉन है, nucleus into two alpha particles and a carbon nucleus if it is known that binding energy per nucleon in any is इतना सबका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दिया बेटा। तो बताइए यहाँ पे रिएक्शन को अगर मैं देखूं तो नियॉन जो है Ne 1020, ये बेटा टूट रहा है, इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक करके किसमें ये तोड़ना है इसको? दो अल्फा पार्टिकल, तो 2He 2 4, ठीक है,
प्लस कार्बन में C क्या कौन सा है 12। तो बता भाई, इधर 10 हुआ, इधर आपका 4, तो इधर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब पूछ रहा है कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा नियॉन को इसमें ब्रेक करने में। खुद सोचिए बेटा क्या करोगे। नियॉन को मुझे ब्रेक करना है हीलियम और कार्बन में, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी देख लो, इसका बाइंडिंग एनर्जी देख लो, इसका बाइंडिंग एनर्जी देख लो, हीलियम का और कार्बन का। इसके बाइंडिंग एनर्जी में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उतना एनर्जी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा बताइए। एनर्जी रिक्वायर्ड कितना बोल दोगे। एनर्जी रिक्वायर्ड आपका जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नियॉन माइनस 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन। बोलिए होगा तो कितना आ जाएगा बताइए। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नियॉन कितना लिखोगे बेटा, देखो क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है कितना 8.03, तो 8.03 नहीं पुट करेंगे, कितना पुट करोगे बताओ कितना 8.03, और इसके अंदर कितने हैं 20। ठीक है, बाई 2, जागृति क्या बोली हो 20 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 20 इंटू कितना दिया हुआ है 8.03, ये लिखना है। अरे भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, है ना। तो बता बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा तो क्या करोगे, पर न्यूक्लियन इतना है, तो इसमें 20 न्यूक्लियंस है, नियॉन में कितने न्यूक्लियंस है 20, तो बेटा 20 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, बोलिए, है ना। माइनस, बोल भाई 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, बता बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम क्या लिख दीजिएगा, तो इसका आपको दिया हुआ बेटा 7.07 हीलियम का, तो 2 है इसमें 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 7.07 होगा ना। और बताइए कार्बन के केस में, कार्बन का कितना दिया हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अरे देखो यहाँ पे 7.68, तो बताइए 7.68 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 12 से। ओके, तो 7.68 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 7.68। ठीक है, बस आप काम खत्म है, इसका वैल्यू आप पुट करो, कितना आ जाएगा ये वैल्यू, तो ये 16 पॉइंट समथिंग आ गया, माइनस यहाँ पे 8 इंटू ये आपका बन गया 80.06। ओके, माइनस ये कितना बन जाएगा 8 इंटू 7.07 प्लस 12 इंटू 7.68। बोलिए भाई कितना आ रहा है यहाँ पे 11.88। ठीक है, वेरी गुड, तो ये क्यू वैल्यू आ जाएगा आपका 11.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना बेटा हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, चलिए
हो गया? सॉरी, 160 होगा। हाँ, क्यू वैल्यू तो इसका बेटा निगेटिव होगा ना। क्यू वैल्यू इसका निगेटिव होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड, ये क्या लिखा है मैंने, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा, 11.88। ओके, तो 11.88 अगर एनर्जी आप दोगे, तब बेटा यहाँ पे नियॉन जो है वो ब्रेक करेगा हीलियम और कार्बन में। ओके, मतलब इस रिएक्शन का अगर क्यू वैल्यू आपसे पूछता, तब क्या बोलते, बताइए, क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन क्या बोलते? क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन अगर ये पूछता, तो कितना हो जाता आपका आंसर? बोलिए भाई, क्यू वैल्यू अगर रिएक्शन का पूछता तो? बिल्कुल सही, -11.88। ओके, ये हो जाता। बेटा क्यू निगेटिव, क्यू वैल्यू, क्यू का मतलब मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज क्यू, क्या लिखा है? क्यू बोलने का मतलब है कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा। क्यू वैल्यू अगर आप लिखते क्यू वैल्यू, तब मैं क्या लिखता, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखते ना। याद करो, क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जस्ट इसका उल्टा होता, तब ना ये निगेटिव आता इतना, -11.88। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड की बात कर रहा हूं। अच्छा, 160.6 होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, ये क्या बात हुई? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू क्या बोलो, बाइंडिंग क्यू का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वो ना क्यू हुआ, दैट इज योर क्यू, क्यू वैल्यू मतलब। अब देख भाई, कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है बेटा, तो अभी आपने देखा इंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी। एक्सोथर्मिक के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, एक्सोथर्मिक के लिए कोई दिक्कत है नहीं, वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे रेडियो एक्टिव डीके, जो भी बेटा रेडियो एक्टिव डीके सब होता है, नॉर्मल डीके, जैसे यूरेनियम थोरियम में बदल रहा है, ठीक है, तो ये सब जो भी रिएक्शंस होते हैं, ये एंडोथर्मिक नहीं होता है, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये संजू सही बोले, एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू वैल्यू, ये सही है। तो पॉइंट समझिए यहाँ पे, कि कोई भी बेटा रिएक्शन है, तो उसका क्यू वैल्यू से आपको पता चलेगा कि इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। ओके, और क्यू वैल्यू आपका निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गया, एंडोथर्मिक। तो भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस होगा? बोलिए यस और नो। तो नहीं, बिल्कुल सही बात। तो उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से एनर्जी सप्लाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, मतलब बॉम्बार्डमेंट करना पड़ेगा, बॉम्बार्डमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्शन होगा। ओके, जैसे अगर नाइट्रोजन को मुझे बेटा ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, नाइट्रोजन को अगर मुझे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, तो बेटा इस केस में नाइट्रोजन मान लो 714 वाला है। ओके, तो इस पे बेटा मुझे हीलियम से बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा, हीलियम से, ठीक है, हीलियम से बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये जो है क्या बनेगा, 8 और 17 वाला ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इमिट होगी। ओके, 11 वाला।
और इस रिएक्शन के लिए ये बेटा जो रिएक्शन है इसका क्यू वैल्यू जो होता है, अगर यहाँ पे क्यू में लिखूं तो इसका क्यू वैल्यू निगेटिव होता है. दैट इज रिएक्शन इज व्हाट? रिएक्शन इज एंडोअर्जिक. रिएक्शन बेटा एंडोअर्जिक है. तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मिनिमम कितना काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास होना चाहिए. ये तो बेटा अल्फा पार्टिकल है ना. मिनिमम कितना काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को मैं स्ट्राइक करूं, किस पे? नाइट्रोजन पे, ताकि नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाए? ऑक्सीजन में. मतलब इस न्यूक्लियर रिएक्शन को करवाना है मुझे. ये अपने आप नहीं होगा. नाइट्रोजन अपने आप बेटा इसमें कन्वर्ट नहीं होगा ऑक्सीजन में. मुझे बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. और किसे वो काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा? इस हीलियम को. ये तो रेस्ट में होगा और इस पे बम्बार्डमेंट कर देंगे. किससे? हीलियम से. तो उस एनर्जी को बेटा, जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमें देना पड़ेगा फ्लाइंग पार्टिकल को. फ्लाइंग पार्टिकल जैसे यहाँ पे क्या है? हीलियम है. ताकि कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाए, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. उसे क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी. आपने थ्रेशोल्ड का वर्ड सुना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ याद कीजिए. तो थ्रेशोल्ड का मतलब वही होता है. ठीक है. ऑक्सीजन 17 क्यों बना, 16 क्यों नहीं? बेटा ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे रिएक्शन में देखा गया कि ये 17 वाला बन रहा है. रिएक्शन में देखा गया कि ये कौन सा बन रहा है? ऑक्सीजन 17 वाला. मतलब ये नॉर्मल जो ऑक्सीजन है और ये जो है, दोनों क्या है बेटा? आइसोटोप है कि नहीं? बोलिए. आइसोटोप का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर क्या होगा? अलग. ठीक है. तो नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं बनता है, ये 817 वाला ऑक्सीजन बनता है. ओके. तो देखिए बेटा, यहां पे हम लोग देख रहे हैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूक्लियस फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन. चलो भाई, इसको ध्यान से देखना. मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? चलिए ध्यान से सुनते जाना बात को. तो बेटा इन जनरल हम लोग कर रहे हैं कि एक आपका ए है और ये आपका बी है. तो ए प्लस बी, ए को मैंने इंसिडेंट किया. ये बेटा बी क्या है? रेस्ट में. और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? सी प्लस डी में. ओके. किसमें कन्वर्ट हो गया? सी प्लस डी में. अब देखिए भाई, बिल्कुल आ जा बेटा नॉर्मल कॉलिजन का केस, जैसे कॉलिजन में हम लोग करते थे. ओके. तो बताइए यहां पे जो है साथ में बेटा एनर्जी रिलीज होगी. एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगी, जिसको क्यू से मैं डिनोट कर रहा हूं. तो बताइए यहां पे, इफ के नॉट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, ठीक है, देन टोटल एनर्जी बेटा कंजर्व रहेगा कि नहीं रिएक्शन में? बताइए. टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. तो क्या लिखिएगा? बताइए टोटल एनर्जी सिस्टम का कितना होगा? देन बाय एनर्जी कंजर्वेशन. क्या लिख दोगे? एनर्जी कंजर्वेशन. क्या लिखिएगा? बताइए. रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी बेटा मास की वजह से एम ए इंटू सी स्क्वायर. मास की वजह से इसका बेटा एम बी इंटू सी स्क्वायर. ठीक है. ये हो गया इसका रेस्ट मास एनर्जी. प्लस इसको आपने काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, इसको मैं के कर देता हूं, प्लस के ए. बोलिए रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी हुआ कि नहीं? ध्यान से देखते जाओ. रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी बेटा ये रेस्ट मास एनर्जी है एमसी स्क्वायर, और ये कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल एनर्जी रिएक्टेंट का इतना हुआ. बताओ किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल एनर्जी क्या मैंने बताया? कंजर्व रहेगा, होगा. तो बताओ भाई रिएक्टेंट का इतना एनर्जी है बेटा.
प्रोडक्ट का क्या लिखोगे एनर्जी, प्रोडक्ट का एनर्जी बताइए, रेस्ट मास एनर्जी, ये सब भी भागा होगा बेटा, ये सब भी भागा होगा रिएक्शन के बाद। बिल्कुल कॉलिजन की तरह सोचो कि एक बॉल है, वो एक दूसरे बॉल से टकरा रहा है जो रेस्ट में था। ओके, तो बताओ भाई टक्कर के बाद ये दोनों भी भागेगा कि नहीं। ओके, तो बताइए इसका क्या लिखिएगा, रेस्ट मास एनर्जी mc इंटू सी स्क्वायर प्लस md इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस kc प्लस kd। बोलिए ये होगा, बोलो यहां से आएगा ना इतना, तो बताइए यहां से क्या बन गया आप क्या, सो के ए के सी प्लस के डी माइनस के ए, वो किसके बराबर हो जाएगा बताइए, दैट इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी माइनस एम डी इंटू सी स्क्वायर। देखिए यहां पे, और बेटा बताओ ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये बेटा Q के बराबर नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू Q। ओके, तो बताइए यहां से आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू Q। ये एक आया इक्वेशन, तो एक इक्वेशन ये आया, चलिए इसको लिख लो पहले, उसके बाद आगे लिखते हैं। हो गया, चलिए भाई आगे लिखता हूं मैं। तो बेटा जो अभी ऊपर में रिएक्शन लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग ए किसका, ए का रोल कौन प्ले कर रहा था, ए का रोल जो हीलियम था, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है वो ए का रोल प्ले कर रहा था। नाइट्रोजन किसका रोल प्ले कर रहा था, बी का। सी का रोल कौन प्ले कर रहा था, ऑक्सीजन जो बना था। ओके, और डी का रोल कौन प्ले कर रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन जनरल कोई रिएक्शन लेकर चल रहे हैं, तो एक ये यहां से ये आया। दूसरा ये बताइए, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय
मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिख दोगे? बताइए, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगी कि नहीं? तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिखोगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? शुरुआत में तो बेटा बी रेस्ट में है, बी रेस्ट में है, ए आ रहा है सिर्फ, तो बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे? पी ए इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना? पी सी प्लस पी डी। ओके, पी सी प्लस पी डी। अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन 2 हो गया। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब समझो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ वी आर इन द सेक्शन ऑफ मैकेनिक्स। अब बताइए भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन वन से बेटा काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में लिख दे। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में क्या लिखोगे? पी स्क्वायर बाय 2m। तो बताइए क्या लिखोगे? केसी का क्या, केसी क्या हो जाएगा? केसी इज इक्वल टू पीसी स्क्वायर बाय 2mc। ओके, केडी को क्या लिख दोगे? पीडी स्क्वायर बाय 2md। ओके, के को पी ए स्क्वायर बाय 2ma। वो किसके बराबर हो गया? क्यू के। दिस इज इक्वल टू क्यू। अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा? यहां पे बेटा मैं ये करता हूं कि पी सी स्क्वायर बाय 2mc प्लस पीडी को मैं लिख देता हूं पी ए माइनस पी सी। ठीक है, इसको उधर कर देते हैं। बोल, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना इस तरीके से? क्लियर है सबको? बोल। ओके, तो आजा भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ यहां से क्या बनेगा? नीचे वाला रब कर रहा हूं मैं। अब देखो यहां पे इसको ब्रेक कर दो। पी सी स्क्वायर बाय एम सी, 2 को बेटा उधर ले जा रहे हैं, प्लस पी ए स्क्वायर बाय एम डी प्लस पी सी स्क्वायर बाय एम डी माइनस 2 पी सी बाय एम डी इज इक्वल टू 2q प्लस पी ए स्क्वायर बाय एम ए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बिल्कुल मैकेनिक्स से कनेक्टेड है। अब बताओ यहाँ पे जो है मुझे बेटा पीए का मिनिमम वैल्यू निकालना है, मुझे पीए का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ओके, तो बता यहाँ पे पीसी के टर्म में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा ध्यान दोगे तो बता यहाँ पे ये मैं लिख सकता हूँ ना 1/mc प्लस 1/md इंटू पीसी स्क्वायर। ओके, माइनस 2pa बाय md इंटू सी पीसी। ठीक है, और बताओ ये इसको इधर कर दे तो कितना आ जाएगा? प्लस पी ए स्क्वायर 1/md माइनस 1/ma माइनस 2q, ये 0 के बराबर। बोलो भाई, इतना लिख सकते हैं? तो बता ये पीसी के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलिए अब बताओ भाई, इसका बेटा रूट तो आपको पता है ग्रेटर इक्वल टू रूट तो रियल होना चाहिए, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? सो डी जो है डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बताइए? बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4pa स्क्वायर बाय एम डी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a, ए की जगह पुट कर दो 1/mc प्लस 1/md
4a into c pa square into 1 by md minus 1 by ma minus 2q that must be greater equal to 0. चलिए भाई इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे लिखते हैं.